Okay, so in the previous lecture we covered and we started with chapter number 18 magnetism. इससे related जो basic details हैं वो हमने cover कर ली थी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर नंबर 1 में इसका शेयर होता है 3 to 4 मार्क्स, पेपर 2 में तकरीबन 7 to 8 मार्क्स. और हर साल एक ना एक मेजर क्वेश्चन पेपर 2 में इसका लाजमी आता है. दैट वुड बी मेजरली थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादा न्यूमेरिकल्स वगैरह या फार्मूलाज वगैरह इस चैप्टर में नहीं है. नाउ स्टार्टिंग अप विद व्हाट इज मैग्नेटिज्म. तो हमने ये समझा था कि मैग्नेटिज्म एबिलिटी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी की टू बी अट्रैक्टेड और लाइक टू अट्रैक्ट समथिंग एंड टू रिपेल एज वेल. तो मैग्नेटिज्म के लिए जरूरी क्या है? अट्रैक्शन जरूरी नहीं है, रिपल्जन जरूरी है. सो एनीथिंग दैट इज केपेबल ऑफ रिपेलिंग अदर्स इज अ प्योर प्रॉपर मैग्नेट. अगर वो रिपल्जन ला सकता है, रिपल्जन क्रिएट कर सकता है, तभी हम उसको मैग्नेट कंसीडर करते हैं. अदरवाइज वी कंसीडर इट टू बी अ मैग्नेटिक मटेरियल बट नॉट अ प्रॉपर मैग्नेट. मैग्नेटिक मटेरियल कुड अट्रैक्ट अदर थिंग्स टूवर्ड्स इटसेल्फ बाय इंड्यूस मैग्नेटिज्म, या फिर वो दूसरों की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन कभी भी रिपल्जन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. नीदर वुड इट रिपेल समथिंग और वुड इट बी रिपेल्ड बाय समथिंग. ना तो रिपेल करेगा ना ही रिपेल होगा मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट. जबकि मैग्नेट जो प्रॉपर मैग्नेट होगा, लाइक इट कुड नॉट ओनली अट्रैक्ट बट कुड ऑल्सो रिपेल. तो रिपेल कर भी सकता है और रिपेल हो भी सकता है. लाइक किसी और मैग्नेट से रिपेल हो जाएगा या किसी मैग्नेट को खुद रिपेल कर देगा, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी रहेगी. सो द इंपॉर्टेंट थिंग, द की फैक्टर फॉर अ मैग्नेट टू बी अ मैग्नेट इज रिपल्जन एंड नॉट अट्रैक्शन. ये आप लोगों ने याद रखना है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास टाइप्स हैं मैग्नेट्स की. तो इन टोटल हमारे पास 3 टाइप्स हैं और इनको हमने डिवाइड किया है 2 जनरल फॉर्म्स में. एक होता है हमारे पास टेम्परेरी मैग्नेट, जो कि कुछ टाइम तक, कुछ पीरियड तक मैग्नेटिक रहता है और फिर उसके बाद अपनी मैग्नेटिक फील्ड को लूज कर देता है. जबकि दूसरे साइड पर हमारे पास है परमानेंट मैग्नेट विच कुड रिमेन अ मैग्नेट इवन आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ आपकी विलिंगनेस पर या आपकी फोर्स पे डिपेंड नहीं करती. So now talking about the temporary magnet, हमारे पास यहाँ पर होती हैं 2 क्लासिफिकेशंस. एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट और दूसरा होता है इंड्यूस्ड मैग्नेट. नाउ कमिंग टू द फैक्ट कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है और इंड्यूस्ड मैग्नेट क्या है, तो हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट कोई भी ऐसा मैग्नेट है विच इज मैग्नेटाइज्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट. अगर इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किया जाए तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है and it would remain to be a magnet until the current is placed in there. लेकिन अगर इंड्यूस मैग्नेट की बात करें तो इंड्यूस मैग्नेट एक ऐसा मैग्नेट होता है जो किसी परमानेंट मैग्नेट की इंडल्जेंस की वजह से मैग्नेटाइज हो जाता है फॉर द टाइम बी. लाइक अगर हम आयरन नेल्स की बात करें तो आयरन नेल्स को अगर आप किसी मैग्नेट के साथ अटैच करोगे तो आयरन नेल्स ने क्या हो जाना है? मैग्नेटाइज हो जाना है. एंड दैट वुड एक्चुअली बी अ टेम्पररी मैग्नेट ऑफ द इंड्यूस्ड फॉर्म. इंड्यूस्ड मैग्नेट होगा वो, और वो सिर्फ उस वक्त तक मैग्नेटाइज रहेंगी जब तक उनके करीब एक परमानेंट मैग्नेट मौजूद है. एज सुन एज द परमानेंट मैग्नेट इज रिमूव, द आयरन नेल्स वुड ऑटोमेटिकली डीमैग्नेटाइज. तो ये एक टेम्पररी मैग्नेट हो गया एंड इट वाज एक्चुअली एन इंड्यूस्ड टेम्पररी मैग्नेट. Now coming to the other one which is our permanent magnet. तो permanent magnet हमारे पास कोई भी ऐसा मैग्नेट है जो फॉर एवर लॉन्ग मैग्नेटाइज रहेगा, और एक बार अगर आपने उसको मैग्नेटाइज कर दिया तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक कैपेबिलिटीज खत्म नहीं होंगी. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास टेम्पररी मैग्नेट्स के मटेरियल टाइप्स और परमानेंट मैग्नेट के भी मटेरियल टाइप्स मौजूद हैं एंड वी शुड बी वेल अवेयर ऑफ देम एज पर आवर सिलेबस डिमांड. तो हमें ये पता चलता है कि जब भी कभी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना हो तो सबसे अच्छा मटेरियल कौन सा होगा? आयरन. और अगर इंड्यूस मैग्नेट बनाना है तो आप किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को उठाकर एक इंड्यूस मैग्नेट बना सकते हैं. सो देयर इज नो बाउंड्री और एनी सच थिंग लाइक कंडीशन और टर्म्स कि भाई इसी मटेरियल से इंड्यूस मैग्नेट बनेगा, ऐसा नहीं है. आप किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को उठाएं, उसको इंड्यूस मैग्नेट बना सकते हैं. लेकिन अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना चाह रहे हैं तो आपने सिर्फ किसको यूज करना है? स्पेसिफिकली आयरन को. नाउ ऑन द अदर साइड वी हैव
और परमानेंट मैग्नेट जो कि सबसे अच्छा बनता है स्टील से। जितना ज्यादा क्वांटिटी में आप स्टील यूज करेंगे उतना ही अच्छा परमानेंट मैग्नेट फॉर्म कर पाएंगे। एंड इवन लाइक इन आवर हैवी इंडस्ट्री वेयर वी नीड टू लिफ्ट अ लॉट ऑफ वेट, वहां पर भी हम स्टील के बड़े बड़े मैग्नेट्स यूज करते हैं। एंड दे आर सो वेरी स्ट्रॉन्ग दैट दे कैन लिफ्ट अप इवन एन एंटायर ट्रक। तो पूरा ट्रक ये ऊपर तक उठा सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं बाय देयर अट्रैक्शंस, इतने स्ट्रांग होते हैं स्टील मैग्नेट्स। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, वी नीड टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग कि हमारे पास कुछ बेनिफिट्स कुछ ड्रॉबैक्स हैं इंड्यूस्ड मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट के। तो सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करें जो कि आयरन से बना होता है मेजरली, तो वहां पर आप बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक लाइक इंडल्जेंस या एक मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ आपकी मर्जी पर डिपेंड करती है। आप जितना करंट ज्यादा करते जाएंगे आपकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही वास्ट होती जाएगी। वेल इन अगेंस्ट ऑफ इट, अगर आप इसका ड्रॉबैक देखें तो वो मेजरली ये है कि आपको कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए होगा इलेक्ट्रिसिटी का। एंड एज वी आर लिविंग इन पाकिस्तान, लाइक मेजरली मोस्ट ऑफ यू आर इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में आपकी जो इलेक्ट्रिक पावर कट्स हैं वो काफी ऑफन है। एंड वी वोंट बी एबल टू इंड्योर दैट पावर कट एट अ रेगुलर बेस। अगर मुझे इंडस्ट्री में इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करना है और लाइट हर 15 मिनट्स या हाफ एन आवर में चली जाती है तो मैं अपना काम ठीक से नहीं कर पाऊंगा। एंड दैट लीड्स अस टू अ सीरियस ड्रॉबैक ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि वहां पर हमारी इलेक्ट्रिसिटी डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है। एंड मोर ओवर हमारी जो कॉस्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी की वो भी काफी ज्यादा हो जाती है। सो दैट्स लाइक द बेनिफिट एंड ड्रॉबैक फॉर द आयरन और इन लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो आपके आयरन मैग्नेट्स होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ही होते हैं। तो अगर कभी आपको कहा जाए कि आयरन मैग्नेट के बेनिफिट या ड्रॉबैक बताएं तो आपने राइट अवे इलेक्ट्रोमैग्नेट की ही बात करनी है। वाइल वी हैव आवर इंड्यूस मैग्नेट, तो इंड्यूस मैग्नेट का बेनिफिट ये होता है कि एक अगर मेरे पास मैग्नेट है और उसके साथ मैंने मैग्नेटिक मटेरियल को अटैच कर दिया है तो वो मैग्नेटिक मटेरियल अब मेरी रेंज को इंक्रीज कर देगा। वाइल द ड्रॉबैक इज कि हमें एक इंड्यूस मैग्नेट बनाने के लिए परमानेंट मैग्नेट लाजमी चाहिए होगा। सो वी कैन नॉट परफॉर्म एनीथिंग विद द इंड्यूस मैग्नेट अनटिल उसके करीब एक मैग्नेट या एक परमानेंट मैग्नेट मौजूद ना हो। तो परमानेंट मैग्नेट की मौजूदगी, उसकी प्रेजेंस कंपलसरी है फॉर एन इंड्यूस मैग्नेट टू बी इन प्लेस। नाउ फॉर द परमानेंट मैग्नेट सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि इसको सिर्फ एक बार मैग्नेटाइज करना है और फिर आप हमेशा यूज कर सकते हैं। लेकिन इसी से फिर एक ड्रॉबैक भी आता है। सो दैट इज प्रॉब्लम इन डिस्गाइज बेसिकली। और होता यह है कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट को मैग्नेटाइज करते हैं तो अब उसने तो मैग्नेटाइज रहना है बिकॉज इट इज अ परमानेंट मैग्नेट। तो प्रॉब्लम ये होता है कि अब उसको हम रखेंगे कहाँ पे, वेयर विल वी लाइक पुट इट, हाउ डू वी हैंडल इट। तो हैंडलिंग इज अ मेजर प्रॉब्लम देन। तो हैंडलिंग कैसे हैंडल करोगे आप, लाइक ऑब्जेक्ट को कैसे हैंडल करोगे? यू वुड हैंडल इट बाय आर प्रोसीजर जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक शील्डिंग। तो मैग्नेटिक शील्डिंग के थ्रू इसको फिर हम हैंडल करते हैं और जहां पर भी हमें रखना होगा वी प्लेस इट विद वेरी मच लाइक आवर केयर एंड वेरी मच सेंसिटिवनेस। तो बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी के साथ और बहुत ज्यादा केयर के साथ इसको रखा जाता है सो दैट इट डज नॉट हार्म एनीथिंग नियर बाय। तो आपके फोन्स या लैपटॉप्स को ये हार्म कर सकता है एंड टू अवॉइड दैट वी कीप इट अंडर मैग्नेटिक शील्डिंग। मैग्नेटिक शील्डिंग पूरा एक हमारा टॉपिक है जो हमने आगे आज ही कवर करना है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, मेथड्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन अब समझने हैं हमने। तो अगर मैं किसी चीज को मैग्नेटाइज बनाना चाह रहा हूँ, मैग्नेट बनाना चाह रहा हूँ, तो मैग्नेट बनाऊंगा कैसे? आई विल मेक इट मैग्नेटाइज्ड बाय टू डिफरेंट मेथड्स। दो डिफरेंट मेथड्स हैं मेरे पास। द फर्स्ट वन इज डीसी करंट सप्लाई। और इसमें होता यह है कि आपका एक मैग्नेटिक मटेरियल जिसके एटम्स कुछ इस तरीके से अरेंज्ड थे, हैपहैज़र्डली अरेंज थे, इनको आप अरेंज कर देते हैं बाय डीसी करंट सप्लाई। अरेंज कैसे होते हैं? दे विल बी अरेंज्ड बाय द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज इन अ सिंगल डायरेक्शन। करंट को या चार्ज को आप एक ही डायरेक्शन में अगर मूव करते रहेंगे तो पार्टिकल्स भी अरेंज हो जाएंगे। द पार्टिकल्स वुड अरेंज देमसेल्व्स
और आपके पार्टिकल्स फिर आपको अलाइन नजर आएंगे, समथिंग लाइक दिस। और यही अलाइनमेंट एक मैग्नेटिक मटेरियल को परमानेंट मैग्नेट बना देती है। नाउ विद दैट बीइंग अंडरस्टूड, अब हम समझ लेते हैं कि भाई डीसी सप्लाई का बेनिफिट या ड्रॉबैक क्या है। तो सबसे मेजर जो बेनिफिट है डीसी सप्लाई का वो ये कि आप बहुत जल्दी, बहुत रेडीली अपने किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को फौरन से 1-2 मिनट के अंदर ही मैग्नेटाइज कर सकते हैं। ऑल्दो द लॉन्गर द करंट सप्लाई इज, द स्ट्रॉन्गर द मैग्नेट वुड बी। जितनी ज्यादा देर तक आप करंट सप्लाई देंगे उतना ही अच्छा और लॉन्ग लास्टिंग मैग्नेट बना पाएंगे। लेकिन अगर आप 1 या 2 मिनट में भी मैग्नेटाइज करना चाहें किसी ऑब्जेक्ट को तो बिल्कुल कर सकते हैं। सो इट इज वेरी क्विक, बट देयर इज अ प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज दैट वी नीड टू कैरी ऑन द एंटायर सिस्टम। लाइक आपने एक सोलिनॉइड कॉइल, एक बैटरी, पावर सप्लाई, वायर्स, सारी चीजें कैरी करनी है अपने साथ सो दैट यू कैन मैग्नेटाइज समथिंग। मोर ओवर इट वुड बी फार मोर कॉस्टलियर क्योंकि आपने पावर सप्लाई देना है एंड देयर सम कॉस्ट टू द पावर। तो ये कॉस्टली भी होता है और डिफिकल्ट टू लाइक हैंडल एंड ट्रांसपोर्ट भी है। सो दोज आर द बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ डीसी सप्लाई फॉर मैग्नेटाइजिंग समथिंग। द नेक्स्ट वन, द लास्ट वन इज योर स्ट्रोकिंग मेथड। स्ट्रोकिंग मेथड में आप एक परमानेंट मैग्नेट को कंटिन्यूअसली स्ट्रोक करते रहते हैं ऑन टू योर परमानेंट मैग्नेट और योर लाइक मैग्नेटिक मटेरियल। तो होता कुछ ऐसे है that if like I am using a permanent magnet to rub onto a magnetic material, magnetic material से मैं rub करना चाह रहा हूं अपने permanent magnet को, so I'll do it like this, I'll repeatedly hit my permanent magnet onto the magnetic material continuously। तो इसको हम कहते हैं stroking method, we'll do it like this। तो इस तरीके से हम मैग्नेट को स्ट्राइक करते रहेंगे और मैग्नेट को स्ट्राइक करने की वजह से जो नीचे रखा हुआ आपका परमानेंट लाइक मैग्नेटिक मटेरियल है वो भी मैग्नेटाइज होना शुरू हो जाएगा एंड यू वुड सी दैट द पोल्स वुड स्टार्ट टू अपीयर। अब रीजन क्या है कि हमारे पास साउथ आ रहा है राइट साइड पर और नॉर्थ आ रहा है लेफ्ट साइड पे। इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है कि अगर आप नोटिस करें तो आपने पहले क्या हिट किया है, नॉर्थ पोल को हिट किया है। और नॉर्थ पोल जब आप हिट कर रहे हैं तो आपका जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो हमेशा ऑपोजिटली बिहेव करेगा। इफ यू आर ट्राइंग टू हिट, द मैग्नेटिक मटेरियल वुड ट्राई टू रिपेल, इट वुड ट्राई टू रिपेल। रिपल्जन कैसे होगा? सेम पोल बना के। सो इट क्रिएट्स अ नॉर्थ ऑन द पोजीशन जहां पर आपने स्ट्राइक किया है। तो आप नॉर्थ स्ट्राइक कर रहे हैं तो जहां पे स्ट्राइक किया है वहां पे नॉर्थ बन जाएगा। एंड फ्रॉम द अदर कॉर्नर यू आर ट्राइंग टू लिफ्ट द मैग्नेट अप, आप मैग्नेट को लिफ्ट अप करना चाह रहे हैं। सो फॉर द लिफ्टिंग यू आर ट्राइंग टू मूव द मैग्नेट अपवर्ड्स और आपका मैग्नेटिक मटेरियल अगेन वुड बिहेव इन द ऑपोजिट मैनर एंड ट्राई टू अट्रैक्ट। आप क्योंकि मूव आउट करना चाह रहे हैं तो आपका मैग्नेटिक मटेरियल अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा एंड दैट इज ओनली पॉसिबल विद ऑपोजिट पोल। आपने नॉर्थ को मूव आउट करना है, नॉर्थ को रिमूव करना है, तो वहां पर क्या बन जाएगा हमारे पास? साउथ बन जाएगा। सो दैट इज द रीजन ऑफ नॉर्थ बीइंग फॉर्म्ड ऑन द लेफ्ट while south being formed on the right side। now the benefit of stroking method is कि यहां से जो मैग्नेट बनेगा वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है, इट इज वेरी लॉन्ग लास्टिंग एंड इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एज वेल। तो आपका मैग्नेट काफी लंबे अरसे तक चलेगा और काफी स्ट्रेंथफुल होगा। बट द ड्रॉबैक इज कि इसमें हमारा टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है, एफर्ट बहुत ज्यादा चाहिए होती है और हमें जो मैग्नेट है उसको कंटिन्यूअसली एक ही डायरेक्शन में हिट करते रहना है, दैट इज फार मोर डिफिकल्ट। आप अगर एक ही साइकिल पर हिट करते रहेंगे तभी मैग्नेट मैग्नेटाइज हो पाएगा, लाइक मैग्नेटाइज कर पाएगा दूसरे ऑब्जेक्ट को। अगर आपने मिस्टेकनली दूसरे साइड पर 2-3 हिट्स लगा दिए राइट ओवर हियर तो आपकी जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड के लिए मेहनत थी वो सब नलीफाई हो जाएगी। सो यू नीड टू बी कॉशियस विद योर डायरेक्शन ऑफ स्ट्रोक एज वेल। सो दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम। नाउ वी आर डन विद द मेथड्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब चलते हैं मेथड्स ऑफ डीमैग्नेटाइजेशन पे। और यहाँ पर हमारे पास एक और मेथड है मैग्नेटाइजेशन का, दैट इज नेचुरल मैग्नेटिज्म।
तो नेचुरली भी बहुत सारे मैग्नेट्स हमें मिलते हैं फ्रॉम डाउन बिलो और अर्थ सरफेस, और उनके मैग्नेटिक बनने की रीजन ये है कि उन पे कंटिन्यूस फोर्स और प्रेशर अप्लाई हो रहा होता है अर्थ के कोर से, जो कि उनके एटम्स को एक ही डायरेक्शन में अलाइन कर देता है। ऑल्दो यू आर बीइंग टोल्ड अबाउट दिस, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है। यू डोंट नीड टू रिमेंबर इट, यू जस्ट नीड टू हैव एन आइडिया ऑफ इट एज अ जनरल नॉलेज थिंग, नथिंग मोर देन दैट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी हैव मेथड्स ऑफ डीमैग्नेटाइजेशन। तो अब डीमैग्नेटाइजेशन का मेथड क्या है हमारे पास टोटल 3 मेथड्स हैं जिनसे हम डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं किसी भी मटेरियल या किसी भी परमानेंट मैग्नेट को। नाउ दिस इज समथिंग गोइंग टू हैपन विद आवर बैड रिजल्ट्स। तो जब हमारे रिजल्ट्स खराब आएंगे तब हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होना है। सबसे पहले हमें डाला जाएगा स्टोव के ऊपर। सो द फैमिली वुड स्टार्ट टू बॉयल अस अप। जब रिजल्ट खराब आएगा तो आपको स्टोव पे रख के बॉईल करना है उन्होंने। जब आपने पढ़ना फिर भी शुरू नहीं किया तो वो आपको फिर हैमरिंग शुरू कर देंगे, दे वुड स्टार्ट टू हैमर यू। उन्होंने फिर आपको हैमर करना है, और फिर भी अगर आपने अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दिया तो वो क्या करेंगे, दे वुड सप्लाई इलेक्ट्रिक शॉक्स। तो इलेक्ट्रिक शॉक्स देना शुरू कर देंगे, और फिर आपकी जितनी भी पढ़ाई की कोशिशें थी वो 100 टाइम्स ज़्यादा हो जाएंगी। सो दिस इज बेसिकली अ सीक्वेंस। आप पहले हीटिंग कर सकते हैं। इफ यू आर ट्राइंग टू डीमैग्नेटाइज समथिंग यू वुड पुट इट इनटू अ स्टोव और इन अ फायर, एंड दैट वुड डीमैग्नेटाइज द एंटायर मैग्नेट। द रीजन इज कि ये कैसे डीमैग्नेटाइज कर रहा है। तो उसका रीजन ये है कि आपके एटम्स एक डायरेक्शन में अलाइंड है। इफ यू ट्राई एंड सप्लाई हीट टू द एटम्स, तो आपके एटम्स ने क्या हो जाना है, दे वुड स्टार्ट एंड चेंज देयर डायरेक्शन। वो एग्रीवेट हो जाएंगे, दे वुड गेट एक्साइटेड एंड मूव हैपहैज़र्डली। तो एटम्स हैपहैज़र्डली मूव करेंगे, एंड दैट लीड्स अस टू अ डिफॉर्म्ड डायरेक्शनल मोशन ऑफ एटम्स, समथिंग लाइक दिस। और आपके एटम्स अब क्योंकि हैपहैज़र्डली मूव कर रहे हैं, सो दैट लीड्स अस टू अ डिफॉर्म्ड मैग्नेटिक फील्ड। द सेम गोज विद बीटिंग, जहां पर आप हैमरिंग करते हैं, और हैमरिंग से भी आपने पार्टिकल्स या एटम्स को एक्साइट करना है, एंड दैट लीड्स टू द एटम्स लूजिंग देयर यूनानिमस डायरेक्शन। उनका जो एक यूनिफाइड डायरेक्शन था वो लूज हो जाएगा। द सेम गोज विद एसी सप्लाई, जहां पर आपने इलेक्ट्रिक करंट को डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करवाना है। So for the first moment, the current would go like this, and in the very second instance, the current would go like this. So the direction of current could be seen as continuously being changed. आप क्योंकि डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, that leads to the atoms getting disoriented and changing their directions into haphazard positions. So that is all about the methods of demagnetization. Now we are done with the review of our previous lecture. अब हम start करने लगे हैं अपने next topic को, and that is basically related to magnetic shielding. तो मैग्नेटिक शील्डिंग की लॉजिक ये है कि आपके पास जो भी एक परमानेंट मैग्नेट होगा उसकी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, इट विल हैव सम मैग्नेटिक फील्ड, और उस मैग्नेटिक फील्ड से उसने एक मैग्नेट ने अपनी मैग्नेटिक फील्ड से डिस्टॉर्ट करना है या डिस्टर्ब करना है डिफरेंट मटेरियल्स को। तो जब वो मटेरियल्स को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा तो मटेरियल्स डिस्टर्ब होंगे डेफिनेटली, और हो सकता है कि आपके बहुत सारे सेंसिटिव मटेरियल्स खराब हो जाएं और दे वुड स्टार्ट टू मेल फंक्शन। द प्रॉब्लम विद दैट इज कि आपके मटेरियल्स खराब होना शुरू हो जाएंगे, एंड दैट वुड अल्टीमेटली इंक्रीज योर कॉस्ट और इंक्रीज योर डेट। आपको लॉस देना शुरू कर देगा आपका परमानेंट मैग्नेट। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि आपके मटेरियल्स क्विकली और ऑफनली खराब होते रहेंगे, एंड यू नीड टू सिक्योर देम फ्रॉम दैट लाइक प्रॉब्लम। आप उस प्रॉब्लम से उनको बचाना चाह रहे हैं। सो टू सिक्योर देम फ्रॉम दैट प्रॉब्लम
आप क्या करेंगे, आप अपने मटेरियल्स या ऑब्जेक्ट्स के सिक्योरिटी के लिए मैग्नेटिक शील्डिंग को अप्लाई करेंगे। मैग्नेटिक शील्डिंग क्या होती है? मैग्नेटिक शील्डिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जिससे आप मैग्नेटिक फील्ड को कंटेन कर देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज़ है ये हमने आगे समझना है। अभी बस आप इतना समझ लेंगे कि मैग्नेटिक शील्डिंग किसी भी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को कंटेन करती है, स्टॉप करती है इन अ सर्टेन रीजन, so the field would not be able to impact other objects placed nearby. So magnetic shielding could be defined as the method to contain the magnetic field of a magnet. तो किसी भी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को कंटेन करने का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक शील्डिंग। एंड टू परफॉर्म दिस पर्टिकुलर टास्क we actually use soft iron। तो हम सॉफ्ट आयरन को यूज करेंगे फॉर मैग्नेटिक शील्डिंग। नाउ वी नीड टू राइट डाउन द बेनिफिट्स ऑफ मैग्नेटिक शील्डिंग एज वेल। तो आप में से कोई मुझे बता सकता है मैग्नेटिक शील्डिंग का बेनिफिट क्या होगा? व्हाट वुड बी द बेनिफिट ऑफ मैग्नेटिक शील्डिंग? यस, एनी वन ऑफ यू? Okay, so it is a way of securing different sensitive objects from getting affected by a permanent magnet। तो किसी भी सेंसिटिव ऑब्जेक्ट को अगर हम मैग्नेट की फील्ड या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ से बचाना चाहते हैं और सिक्योर करना चाहते हैं तो हमने क्या करना है? मैग्नेटिक शील्डिंग करनी है। मैग्नेटिक शील्डिंग होती कैसे है अब ये समझ लेते हैं। सो वी हैव अ मैग्नेट ओवर हियर, इट इज हैविंग द नॉर्थ एंड साउथ प्लेस्ड ओवर हियर। अब मैं ये चाह रहा हूं दैट आई वांट टू सिक्योर द मोबाइल फोन प्लेस्ड नियर बाय। तो हमारे पास एक मोबाइल फोन है विच इज प्रेजेंट वेरी क्लोज टू द परमानेंट मैग्नेट। इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड्स हिट कर सकती हैं इस मोबाइल फोन की हार्ड ड्राइव को, एंड द हार्ड ड्राइव वुड वाइप ऑफ। तो सारा डाटा डिलीट हो सकता है। सो टू सिक्योर दैट हार्ड ड्राइव फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ problem being caused by this magnetic field, we draw a field shield। तो हमारे पास एक फील्ड के लिए शील्ड प्रोवाइड की जाती है, समथिंग लाइक दिस। और ये बेसिकली एक आयरन का रिंग होता है। इट इज अ सॉफ्ट आयरन रिंग, एंड दिस सॉफ्ट आयरन रिंग would only do one thing। So here we have a soft iron ring, and its purpose is only a single thing to be performed, and that is to avoid any field line going out from this boundary। जो बाउंड्री हमने मार्क करके दी है इस रिंग को, फील्ड लाइन इस रिंग से बाहर नहीं जा सकती। द फील्ड लाइन वुड नॉट बी एबल टू गो आउट फ्रॉम दिस बाउंड्री। जो डिफाइंड बाउंड्री है यहां से बाहर फील्ड लाइन को जाने की इजाजत नहीं है। तो हमारी जितनी भी फील्ड लाइंस होंगी
they would try and go out but they would be returned back. तो ये वापस अपने ही मैग्नेट की तरफ मूव कर दी जाएंगी एंड दे वुड नॉट बी अलाउड टू मूव एनी पॉइंट आउट ऑफ दैट बाउंड्री. बाउंड्री से बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी. एंड दैट वुड सिक्योर आवर मोबाइल फोन और सेंसिटिव डिवाइस. जो भी सेंसिटिव डिवाइस है वो अब सिक्योर हो चुकी है और आपकी फील्ड लाइंस अब आयरन रिंग के अंदर ही रहेंगी एंड दे वुड नॉट बी एबल टू क्रॉस दिस बाउंड्री एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. किसी भी तरीके से फील्ड लाइंस बाहर नहीं जा सकती. सो दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक शील्डिंग. नाउ इट्स नॉट स्पेसिफिकली रिंग सॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आयरन. हम इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी रख सकते हैं. सो इट कुड बी समथिंग लाइक दिस एज वेल. तो ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स की फॉर्म में भी हो सकता है. द पर्पस इज सेम but the boundary could be different. बाउंड्री आपकी लाइक रिंग की फॉर्म में भी हो सकती है, आपके रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी हो सकती है, ट्रायंगुलर फॉर्म में भी हो सकती है. सो द शेप और स्ट्रक्चर इज नॉट इम्पॉर्टेंट. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि पर्पस फुलफिल हो रहा है या नहीं. पर्पस सेम है और पर्पस हमेशा फुलफिल होगा वेदर यू यूज एन आयरन रिंग, you use an iron rectangle or a square or triangle or whatever shape you like. So that is the logic of magnetic shielding. I hope this is perfectly clear. आप लोगों को सबको क्लियर है या किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई क्यूरी इसमें? Yes, any one of you having any sort of problem? जी, किसी को कोई क्यूरी? Okay, it seems like all of you are perfectly clear. तो अब चलते हैं आगे on to the next topic, which is magnetic field. Now, any one of you having any idea of what is a magnetic field? जी, किसी को कोई आइडिया मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? Anyone? Yes, any one of you having any idea of what is a magnetic field? Okay, basically it is a region where a magnetic pull or push, a magnetic pull or a push of the permanent magnet could be observed. तो जहां पर भी आप अपने परमानेंट मैग्नेट की पुल या पुश को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उस रीजन को आपने क्या नाम देना है? मैग्नेटिक फील्ड का नाम देना है. सो इट इज अ रीजन वेयर अ मैग्नेटिक पुल और अ पुश ऑफ द परमानेंट मैग्नेट कुड बी ऑब्जर्व्ड. सो बेसिकली आपने जहां पर भी मैग्नेटिक पुल या पुश ऑब्जर्व कर लिया फ्रॉम द मैग्नेट, उस रीजन को आप क्या काउंट कर लोगे? आप उस रीजन को मैग्नेटिक फील्ड काउंट कर लोगे. लाइक आई एम हैविंग अ परमानेंट मैग्नेट विद मी राइट ओवर हियर, और ये मेरे पास एक परमानेंट मैग्नेट है. इसके साथ ही हमारे पास नॉर्थ और साउथ मार्क्ड हैं राइट ओवर हियर. व्हाट आई नीड टू बी अवेयर ऑफ इज कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं. अगर आप लोगों को याद हो, हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नाम से एक टॉपिक कवर किया था. बिल्कुल वही सेम लॉजिक यहाँ पर भी इम्प्लाई है और यहाँ पर भी वो लाइक फील्ड लाइंस की जो लॉजिक है वो इम्प्लाइड होने के साथ साथ लॉजिक भी बिल्कुल सेम रखती है और उसकी जो डायरेक्शंस हैं वो भी सिमिलर हैं. लाइक ओवर देयर वी वर डिस्कसिंग कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही होती है फील्ड लाइन, जबकि यहाँ पर नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी. सो ओवर हियर वी वुड सी that the field line is moving all the way from north to south. So from wherever you see, आपकी फील्ड लाइन कहां से मूव करेगी? नॉर्थ से मूव करेगी. कहां पर? साउथ की तरफ. So you would see it something like this.
आई होप दिस इज परफेक्टली क्लियर. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम कोई क्यूरी है तो पूछ लें, अदरवाइज वील मूव फॉरवर्ड. यस, एनी वन ऑफ यू? ओके परफेक्ट. तो हमारी जो फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा नॉर्थ से बाहर की तरफ आते हुए नजर आएंगी और साउथ के अंदर की तरफ करते हुए नजर आएंगी. सो द फील्ड लाइंस आर एक्चुअली मूविंग आउट फ्रॉम नॉर्थ, जबकि साउथ के अंदर मूव कर रही हैं हमारी फील्ड लाइंस. नाउ इफ यू सी, हमारा एक रीजन डिफाइन हो चुका है यहाँ पे, वेयर वी कुड ऑब्जर्व और मैग्नेटिक स्ट्रेंथ. तो इस रीजन में हम अपनी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को ऑब्जर्व कर सकते हैं और हमें ये पता चलता है कि ये जो आउटलाइन रीजन है इसको हम नाम देंगे एज मैग्नेटिक फील्ड. सो दिस इज द एरिया वेयर यू वुड ऑब्जर्व द पुल और पुश फ्रॉम द परमानेंट मैग्नेट. तो ये हो गया हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने याद रखनी है वो ये कि नॉर्थ से फील्ड लाइंस जाएंगी साउथ की तरफ और हमेशा यही डायरेक्शन रहेगा. नाउ इन अगेंस्ट ऑफ इट वी लाइक टॉक अबाउट द इंटरनल मैकेनिज्म ऑफ आवर मैग्नेट. तो हमें ये पता चलता है कि इंटरनली मैग्नेट के अंदर गेम बिल्कुल ऑपोजिट है. सो इफ वी आर हैविंग अ मैग्नेट ओवर हियर और हम इस मैग्नेट में अगर नॉर्थ और साउथ डिफाइन कर दें, तो हमारे पास नॉर्थ लेट से लेफ्ट पे है और साउथ राइट पे है, तो आपको नजर आएगा कि फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव कर रही हैं. बट द थिंग इज कि आपकी फील्ड लाइन जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है वो वापस आते हुए मैग्नेट के अंदर से ट्रेवल करती है एंड इट गोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इंटरनली. तो जो भी फील्ड लाइन आपको बाहर मूव करते हुए नजर आ रही है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, वो इंटरनली कैसे मूव करेगी? एनीवन? किसी को आइडिया है? हाउ विल दे मूव इनसाइड? they will move from south to north. इंटरनली मैग्नेट के अंदर आपकी फील्ड लाइन कैसे मूव करेगी? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. तो हमेशा आपने ये याद रखना है. 2015 और 2013 में ये एमसीक्यू में पूछ लिया गया था दैट व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस इंटरनली विद इन द मैग्नेट. तो मैग्नेट के अंदर आपकी फील्ड लाइन साउथ से कहाँ जाती है? नॉर्थ की तरफ जाती है. So that is something you shall remember. Now moving forward, हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है and that is to find magnetic field. Now I need to see कि मेरी एक परमानेंट मैग्नेट ब्लॉक की मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी और कहाँ तक होगी. So for that what we do is we bring out that magnetic block. We don't know where is the north, where is the south. तो हम क्या करते हैं, हम कंपास प्लेस करना शुरू करते हैं राइट ओवर हियर. लाइक दिस. आपने कंपास प्लेस करने हैं डिफरेंट पोजीशंस पे और आपको नजर आएगा कि आपके कंपास के एरो हेड्स कुछ इस तरीके से डायरेक्ट कर रहे हैं लाइक दिस. नाउ इफ यू सी, आपके कंपास नीडल्स आपको कुछ डायरेक्शंस दे रहे हैं एंड विद दैट बीइंग अंडरस्टूड हमें ये पता चलता है कि हमारे जो एरो हेड्स हैं उन्होंने हमें ये बता दिया है दैट द फील्ड लाइंस आर गोइंग लाइक दिस. तो आपकी फील्ड लाइंस कुछ ऐसे मूव कर रही हैं विच प्रूव्स दैट वी हैव द नॉर्थ ऑन द लेफ्ट
while south on the right side. Now what we need to do is we need to carry on this entire process by creating smaller lines like this. तो जहां पर भी आपको पहले कंपास का एरो हेड नजर आ रहा है वहां से नेक्स्ट कंपास के टेल तक आपने लाइंस ड्रॉ करनी है लाइक दिस, एंड यू वुड कीप ऑन डूइंग दिस फॉर ईच एंड एवरी सिंगल कंपास. That would ultimately lead you to some clue regarding the field line. तो अब आपने फील्ड लाइन के लिए जो मेजर स्टेप्स है वो कवर कर लिए. Now what you need to do is you just need to bring out your compasses from this place. और आपने जैसे ही अपने compasses को move out किया है तो आपके पास कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आ चुका है. Now we can see that we have somewhat a basic structure for the field line. तो हम क्या करेंगे, हम इस field line को complete करेंगे like this. We will just complete it like this, and that would give us a proper magnetic field. और ये हमारे पास बन चुका है एक प्रॉपर मैग्नेटिक फील्ड. वी नीड टू मेक श्योर कि हम डायरेक्शंस अप्लाई कर रहे हैं, and that is how we define a proper magnetic field for any unknown magnet, जिसके लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड की रेंज भी नहीं मालूम, ना ही हमें ये पता था कि नॉर्थ कहाँ पर है और साउथ कहाँ पे है. So we place compasses at different positions. We place them in the form of curve. If you see, कर्व की फॉर्मेट पे ही हमने फील्ड लाइंस बनाने के लिए अपने कंपासेस को प्लेस किया है. विद दैट बीइंग डन, हमने कंपासेस के एरो हेड्स और टेल्स को ज्वाइन कर दिया है बाय शॉर्टर लाइंस, एंड देन वी रिमूव्ड ऑल ऑफ दोस कंपासेस and we ended up having a structure very similar to a proper magnetic field. और फिर हमने उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कंप्लीट करके एक प्रॉपर मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन कर दी है फॉर आवर मैग्नेट. आई होप दिस इज परफेक्टली क्लियर. अगर आप लोग चाहें तो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं, otherwise we'll move on to the next topic. So shall I explain this again, or all of you are perfectly clear with this? Yes, all of you are perfectly clear. ओके परफेक्ट. तो अब चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एंड दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू the other process of defining the magnetic field. Now we are going to do a very similar thing जो हमने अभी कंपासेस के साथ किया है. कुछ वैसा ही काम हमने यहाँ पर भी करना है, but over here we are not going to mark the field lines as per their direction. डायरेक्शन की बेसिस पर या स्ट्रेंथ की बेसिस पर हमने इनको मार्क नहीं करना है, बट वी नीड टू फाइंड द एंटायर रेंज. हम पूरी रेंज फाइंड करेंगे यहाँ पर कि हमारी फील्ड लाइंस की रेंज क्या है. we'll just wait for a minute for the azan to finish and then we'll continue. So over here what we need to do is we need to place a permanent magnet right over here. Now we are not aware of the north or the south for this particular magnet again, लेकिन हमें क्या करना है, हमें इस पूरे मैग्नेट की स्ट्रेंथ और इसकी जो मैक्सिमम फील्ड कैपेसिटी होगी उसको डिफाइन करना है. सो वी आर नॉट गोइंग टू ड्रॉ अ सिंगल मैग्नेटिक फील्ड लाइन, बट इंस्टेड वी आर गोइंग टू कंप्लीट द एंटायर स्ट्रक्चर फॉर दिस परमानेंट मैग्नेट. तो इसके स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम स्मॉल आयरन फिलिंग्स यहाँ पर डिस्पर्स कर देते हैं like this. So we just spread iron fillings right around all of its corners. तो कुछ इस तरीके से मैंने आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल कर दिया है अराउंड दिस परमानेंट मैग्नेट. और उसके बाद मैंने क्या करना है, आई जस्ट नीड टू
ब्राइटली और स्लाइटली लाइक फ्लूक, और कुछ हमने जो है वो यहाँ पर हल्के से फूंक मारनी है. सो वी जस्ट नीड टू प्यूक अ बिट ऑन दिस पर्टिकुलर आयरन फिलिंग. और उससे क्या होगा दैट वी वुड सी कि हमारे जो परमानेंट मैग्नेट हैं इनके अक्रॉस आयरन फिलिंग्स कुछ इस तरीके से एक दूसरे को अलाइन कर लेंगे like this. So wherever you see the iron fillings aligned, you would observe कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन वहां पर मौजूद है. एंड द रीजन जहां पर आप अपनी फील्ड लाइंस को ऑब्जर्व नहीं कर सकते वहां पर आपको आयरन फिलिंग्स भी नजर नहीं आएंगी. So wherever you see the iron fillings aligning up, that is actually a proper field line. और जहां तक आप देख सकते हैं फील्ड्स लाइक अपनी आयरन फिलिंग्स को, उस रीजन को आप नाम देते हैं एज योर मैग्नेटिक फील्ड. एंड दैट इज अ कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड विद अ सिंगल ब्लो ऑफ योर एयर. लाइक आपने जब एयर ब्लो किया है, व्हेन यू ब्लो द एयर ओवर इट, तो आपको नजर आएगा कि एक्स्ट्रा जो आयरन फिलिंग्स स्प्रेड आउट हो गए थे, दे हैव वैनिश्ड अवे, दे हैव जस्ट गॉन आउट. और जो आयरन फिलिंग्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इंटैक्ट थे, दे हैव स्टिल रिमेन्ड इंटैक्ट, और वो अपनी पोजीशंस पर अभी भी मौजूद हैं. एंड दैट डिफाइंस द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फॉर दिस पर्टिकुलर मैग्नेट. आई होप दिस इज परफेक्टली क्लियर. यहाँ पर हमारा जो इम्पोर्टेंट सिनेरियो है वो कंपस से रिलेटेड है, बिकॉज इट इज फार मोर यूजुअली असेस्ड. एंड बेसिकली पास्ट 5 to 6 years में इसके 2 से 3 क्वेश्चंस आपको लाजमी नजर आ जाएंगे. वाइल टॉकिंग अबाउट द आयरन फिलिंग प्रोसेस, तो वहां पर हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो इतने ऑफनली नहीं आते हैं रिगार्डिंग द आयरन फिलिंग प्रोसेस. तो दिस वन इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट ऑल्दो इट इज पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, तो हमें पता जरूर होना चाहिए, लेकिन इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट कंपेयर टू आवर कंपस मेथड. आई होप दिस इज परफेक्टली क्लियर. अब हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज एक्चुअली द लास्ट टॉपिक फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर, एंड इट इज द लेंस लॉ. Now this Lenz law is the last topic of this chapter, but it is the building concept for the next entire chapter. जो आप पूरा नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब लेंस लॉ पर ही बेस्ड हैं. सो लेंस लॉ बेसिकली स्टेट्स दैट द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड the induced magnetic field would always be such that it repels or opposes the factor defining it. तो लेंस लॉ हमें ये बताता है कि जब भी कभी मैं एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करूंगा, लाइक व्हेन एवर आई क्रिएट एन इंड्यूस्ड मैग्नेट, तो वो इंड्यूस्ड मैग्नेट हमेशा अपोज करेगा क्रिएटर को. इफ आई एम द क्रिएटर, आई एम क्रिएटिंग द मैग्नेटिक फील्ड फॉर एन इंड्यूस्ड मैग्नेट, तो इंड्यूस्ड मैग्नेट जैसे ही क्रिएट होगा इट वुड स्टार्ट टू रिपेल माय एक्शंस. जो भी मैंने परफॉर्म करना है एक्शन, उस एक्शन को मेरा इंड्यूस्ड मैग्नेट रिपेल करना शुरू कर देगा. और इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल आपने ऊपर पढ़ी है रिगार्डिंग द मेथड ऑफ मैग्नेटाइजेशन बाय स्ट्रोकिंग मेथड. अगर आपको याद हो, मैंने ये बताया था कि स्ट्रोकिंग मेथड में आप जहां पर भी मैग्नेट को स्ट्राइक करने की कोशिश करते हैं वहां पर आपको क्या मिलता है? रिपल्जन मिलता है. यू स्टार्ट टू गेट रिपल्जन, एंड वेयर एवर यू वॉन्ट टू मूव योर मैग्नेट आउट, वहां पर आपको क्या मिलेगा? अट्रैक्शन मिलेगा. सो योर मैग्नेट विच इज लाइक बीइंग प्लेस्ड बाय यू राइट ओवर हियर is getting an opposing behavior from this particular object. तो जो लाइक आपके पास नीचे अभी मटेरियल रखा है,
उसने अपोज करना ऑलरेडी शुरू कर दिया है आपके एक्शंस को. सो दैट इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लेंस लॉ. तो लेंस लॉ हमारे पास ये लॉजिक लेकर आया है दैट वेन एवर वी आर डीलिंग विद एनी सॉर्ट ऑफ मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट और इंड्यूस्ड मैग्नेट, इट वुड ऑलवेज अपोज द क्रिएटर्स बिहेवियर. और इसी को लीड करते हुए हमारे पास आगे की तरफ टॉपिक्स कवर होते हैं रिगार्डिंग डीसी मोटर्स एंड एसी जनरेटर्स. और वो सब हमने इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 19 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कवर करना है. सो विद दैट बीइंग सेड, हमारा आज का टॉपिक जो कि चैप्टर नंबर 18 है मैग्नेटिज्म, वो हो चुका है कंप्लीट. आप लोगों को इंशाल्लाह इसके नोट्स और पास पेपर्स ग्रुप में मिल जाएंगे. सो दैट्स अ रैप फॉर टुडे. बट बिफोर लीविंग आई नीड अ कंफर्मेशन फ्रॉम यू पीपल इफ ऑल ऑफ यू आर परफेक्टली क्लियर, या किसी को कोई प्रॉब्लम कोई क्यूरी है. यस, ऑल ऑफ यू आर परफेक्टली क्लियर विद द थिंग्स टॉट टुडे. ओके, परफेक्ट. तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं. इंशाल्लाह आप लोगों से ट्यूसडे को मुलाकात होगी. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.